हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती फुल टाइम। आज बिहार बोर्ड का साइंस का पेपर हुआ है, ठीक है ना। तो वही मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि क्या क्या उसके आंसर होंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है पहले उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो खंड आ में था। कहाँ था? सेक्शन ए में था। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? ऑब्जेक्टिव्स 80 हैं। 80 में हमें कितने जवाब देने हैं? 40 देने, ठीक है ना। कितने देने हैं? 40 देने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का है। तो हम शुरुआत से लेकर हम 40 हम आपको 50 वो सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख लें, 1 से लेकर 50 तक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लें कि कौन से आपके सही हुए गलत हुए, ठीक है ना। तो शुरुआत ही मैं करूँगा एक लाइन से, ठीक है ना। चलिए बात है पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, देखो, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु, मेटल्स, ठीक है ना। क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है ना। तो जो त्याग करता है उसमें केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं, अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, धातु यानी मेटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप जान लें, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वानाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का, हो जाएगा सी, हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड? तो यहाँ देखिए, सहसंयोजी कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें दोनों नॉन मेटल हो, ठीक है ना। दोनों नॉन मेटल हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए NaCl है, एक मेटल एक नॉन मेटल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी मेटल नॉन मेटल है। अब डी देखिए, डी क्या है? डी है Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो ये भी मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं। अब यहाँ देखिए CH4 मतलब मीथेन। एक एक CM हो गया कार्बन, एक हो गया हाइड्रोजन, दोनों हैं नॉन मेटल्स। तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या कि सी। क्या हो जाएगा? CH4 मतलब मीथेन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? आभूषण बनने वाला सोना होता है कितना कैरेट? तो देखो जान लो कि आभूषण जो बनता है, जो प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, ठीक है ना। बट गोल्ड एकदम मुलायम होता है, एकदम मुलायम। जो ओरिजिनल गोल्ड होगा जो 24 कैरेट एकदम मुलायम होगा, उसका आभूषण बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो उसे हार्डनेस देने के लिए, उसे आभूषण में करने के लिए उसमें 2 भाग मतलब उसको 22 कर दिया जाता है और 2 भाग उसमें बाहर से अलग सा एक एलिमेंट मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे कौन एलिमेंट मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, उतना नहीं बताएंगे। तो ये ध्यान रखें कि ओरिजिनल 24 कैरेट नहीं दिया जाता है, 22 भाग और प्लस 2 अलग एलिमेंट। तो आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना इस्तेमाल होता है? तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो 4 का क्या हो गया आंसर? सी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोबल एलिमेंट? ठीक है ना। अब यहाँ देखिए भाई, सबको पता है कि नोबल गैस में कौन कौन से क्या क्या होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आयोडीन, सिलिकॉन, ब्रोमीन। आयोडीन हो गया नॉन मेटल, ब्रोमीन हो गया नॉन मेटल, सिलिकॉन हो गया आपको मेटोलाइड। आर्गन क्या हो गया? आर्गन हो गया आपका नोबल गैस। क्या हो गया? नोबल एलिमेंट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए हम छठा पे आते हैं। छठा का क्या है? छठा का है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन इज नोन एज, इसको कहते हैं हम
ब्रॉन्ज क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज मतलब कांसा, क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता था? केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, देखिए CaSO4 ½ ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट और आधा भाग जल, ठीक है ना। और अगर पूरा 2 भाग जल हो जाएगा तो हो जाएगा जिप्सम। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और आधा भाग जल मतलब CaSO4 ½ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अब देखिए हम आपको समझाते कैसे होगा। देखिए अब देखिए, मान लीजिए एक हम ले लेते हैं, क्षार ले लेते हैं NOH, ठीक है ना। उसको हम अम्ल मान लीजिए एक HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? NaCl + H2O, ठीक है ना। तो NaCl क्या हो गया? नमक। नमक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, मतलब सॉल्ट कहते हैं। और प्लस क्या बाहर निकला? H2O। तो क्या होगा इसका आंसर? 8वां हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C मतलब लवण, सॉल्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल H2O और ऊर्जा। मतलब क्या हो जाएगा 9 का आंसर? 9 का आंसर हो जाएगा D। क्या हो जाएगा? D। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या कह रहा है? दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। 10वां का हो जाएगा B हो जाएगा। क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल। क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। चलिए तो 10वां क्या हो जाएगा? B। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? B। 11 का B। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 12वां देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? तो परागकण हमेशा परागकोश के अंदर होता है। कहाँ होता है? परागकोश के अंदर। तो 12 का क्या हो जाएगा? A। 12 क्या हो जाएगा? A। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है भाई? 13 कह रहा है चांदनी नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो चांदनी मतलब चांदनी नलिकाएँ हमेशा फ्लोएम में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। तो 13 क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा C। अब आइए चौथा में देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या है? RBC की जीवन अवधि क्या होती है? कितनी होती है? ठीक है ना, मतलब लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 डेज। क्या हो जाएगा? 120 डेज। तो 14वां का आंसर क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? A। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताइए। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। तो 15 क्या हो जाएगा? C। चलिए अब 16वां क्वेश्चन क्या है? अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से? पहला है योनि, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा क्या है? अंडाशय में, चौथा क्या है? फ्लोपिन नलिका में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अंडाणु का निषेचन हमेशा होता है फ्लोपिन ट्यूब में। क्या होता है? फ्लोपिन ट्यूब में, ठीक है ना। ये बायो का क्वेश्चन है। चलिए तो 16 क्या हो जाएगा? D। क्या हो जाएगा? D। अब आइए 17 क्या है? 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है कितना के? तो 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पेयर के। कितने बराबर होता है? 10⁻³ एम्पेयर के। तो 17 क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? A। अब देखिए 18वां क्या है? 18वां कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है कहाँ? पहला भारी वाहनों में, दूसरा रेल के इंजनों में, तीसरा विद्युत उत्पाद में, चौथा इनमें सभी। ये तो भाई जो सबको पता है, बच्चों को पता होगा कि सभी में होता है डीजल का इस्तेमाल, ठीक है ना। चलिए तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा D। चलिए आगे चलिए आते हैं 19वां क्वेश्चन में। तो 19वां क्वेश्चन क्या है? सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, मतलब क्या है? देखिए, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, तो इसका देखिए क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहाँ कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में। तो क्या हो जाएगा? 19 का D हो जाएगा। सौर सेल देखिए, सौर ऊर्जा है
तो सौर सेल सौर ऊर्जा को उत्पादित करता है, किस में करता है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा में। कहाँ कहाँ करता है? विद्युत ऊर्जा में। तो क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा डी। ठीक है ना। चलिए अब आइए, अब 20वां क्वेश्चन क्या है? सोना की परमाणु संख्या क्या था? एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज। तो ध्यान रखिएगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा 79। सोने की परमाणु संख्या 79 होती है। कितना होती है? 79। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। अब देखिए 21 क्या कर रहा है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नहीं है? अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता है कितनी होती है? और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। कितनी होती है? 2। क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सी। चलिए अब यहाँ देखिए, अम्लीय वर्षा, देखिए 23वां क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है 5.6, दूसरा है 5.6 से कम, तीसरा 5.6 से अधिक, चौथा क्या है? 7.0। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। कितना कम होता है? 5.6 से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं 24वां क्या है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में हमेशा मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। अब मिथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो चीनी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, मतलब मिथेनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब क्या है? अब आते हैं, देखिए ये 25वां क्वेश्चन है, उसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए उससे कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। 25वां में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है ना। अब आते हैं 26वां क्वेश्चन पे। ठीक है ना। 26वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? क्या है? हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ बुटेन आर पॉसिबल? तो बुटेन के कितने समावयवी पॉसिबल हैं? 2 हैं। क्या क्या है? बुटेन, आइसोबुटेन। बुटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है ना। एलपीजी में ही ना होता है बुटेन, आइसोबुटेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 अर्थात मतलब ऑप्शन बी। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी। अब आइए 27वां क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास। अब आइए 28वां क्वेश्चन क्या है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? ठीक है ना। तो परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 1:3। कैसे? देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। यहाँ पे N कितना हो गया? N कितना हो गया? N हो गया 1, और हाइड्रोजन कितना है? 3। क्या हो जाएगा रेशियो? 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। तो 28 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा डी। चलिए अब 29वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन कमरे की तापक्रम पर द्रव है? ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। तो 29 क्या हो जाएगा? सी। इथेनॉल जो होता है वो कमरे की तापक्रम पर द्रव हो जाता है। ठीक है ना। अब आइए तीसवां क्या है? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में, यह ध्यान रखिएगा हमेशा, सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, है ना। तो 30 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। 30 का डी, है ना। अब आइए 31 में क्या है? निम्न में कौन कार्बन के आपरूप हैं? तो देखिए, कार्बन के आपरूप कौन है? कार्बन का आपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का नाम तो पूरा नहीं दिया हुआ इसमें, तो छोड़ दिया हुआ होता है क्या? बंकी मिस्टर फ्लोरीन, ऐसे कुछ नाम है ना।
तो यहाँ तीनों दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी मतलब डी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको जाके 31 का हो जाएगा डी। अब देखिए 32 क्या है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समावयवी मतलब आइसोमर्स। ऊपर क्वेश्चन था ना इस टाइप का, तो 32वां क्या हो जाएगा, 32वां का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, आइसोमर्स समावयवी। अब देखिए बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2, मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चलिए अब आपको बताते हैं, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो यहाँ देखिए भस्म क्या होता है, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं ना, क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे धातु के ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम ये क्या कहते हैं कार्बोनेट भी है, और बी क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये तो हो गया सॉल्ट, हो गया नमक, हो गया ना। तो क्या हो जाएगा 34 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 35 को क्या है, जस्ता का अयस्क है। तो ध्यान देखिए जस्ता का अयस्क हमेशा क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है, जिंक ब्लेड, क्या होता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा बी। अब यहाँ देखिए 36 क्या कह रहा है, सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन, ऊपर बताया था आपको, सिलिकॉन एक उपधातु, क्या है, उपधातु। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 37वां क्या है, 37वां है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अब देखिए अल्कोहल में हमेशा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल का तो OH, इसमें कहीं पे दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन नहीं ना दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 37 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए अब यहाँ देखिए मिथानोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मिथानोइक ऊपर बताइए क्या था कि हम मिथानोइक अम्ल को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 38 का क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अब देखिए 39 क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो भाई तो सबको पता है कि स्वपोषी, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, मतलब 39 क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। चलिए अब आते हैं 40वां क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो 40 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। देखिए 41 क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो 41 क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 42, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो गतिशील जो कण है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा डी। 42 क्या हो जाएगा डी। चलिए अब देखिए 43 क्या है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा, V=IR, मतलब 43 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, V=IR। अब देखिए 44 क्या है, 44 है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 44 को हो जाएगा डी। अब देखिए 45 क्या कर रहा है, एम मीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा बड़ा बहुत छोटा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, बहुत छोटा, क्या हो जाएगा सी। एम मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, मतलब 45 क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 40 नहीं, एक चीज़ और बता देता है आपको, जो देखिए अगर ये अगर बोल देगा कि आइडियल एमीटर के लिए ये क्या कहते हैं, ये कितना प्रतिरोध होता है। तो अगर आइडियल एमीटर बोलेगा ना तो उसका प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये बात। 45 में अगर आइडियल प्रतिरोध ये क्या नाम है एमीटर रहता तो उसका प्रतिरोध का वैल्यू कितना हो जाता, कितना हो जाता 0, ठीक है ना। अब देखिए 46 क्या है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबको पता होना चाहिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट
निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो सबको पता है भाई टंगस्टन का बना होता है। तो क्या हो जाएगा टंगस्टन, मतलब क्या हो जाएगा 46 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी, 46 का डी। अब देखिए 47 क्या कह रहा है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी दोनों करना होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 46 का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 47 का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है, धारा में परिमाण में वृद्धि या कमी। अब देखिए 48 क्या है, 48 है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। क्या होता है कूलम। तो क्या हो जाएगा 48 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 48 का हो जाएगा डी, 48 का डी। चलिए अब आते हैं 49 क्या, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा कनकेव मिरर, क्या हो जाएगा कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, मतलब अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो पहले में किसका, वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा 50 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 50 का डी, ठीक है ना। चलिए गाइस हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है ना। चलिए तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड